पहले ही अपने देखिए क्रांतिकारी कौन है, केसरी सिंह जी बारहट। केसरी सिंह जी बारहट कहते हैं तो अपने आप में जो है ये रोंगटे खड़े होने लगते हैं, क्योंकि ये वह व्यक्तित्व है जिन्होंने न सिर्फ अपने आप को झोंका बल्कि अपने पूरे परिवार को जो है क्रांति के लिए समर्पित कर दिया था देश को। ये वो केसरी सिंह जी बारहट है। इनसे संबंधित बहुत सारे जो है सवाल पूछते हैं। सबसे पहले इनके मूल परिचय पे आते हैं अपन। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारहट की जन्मभूमि कहां है? शाहपुरा। शाहपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा वाला ही शाहपुरा है ये, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा का शाहपुरा है, उसके अंदर एक गांव है छोटा सा देवपुरा। तो इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था और इनकी कर्म भूमि कोटा रही है। इनकी कर्म भूमि कोटा रही है। जन्म भूमि तो देवपुरा जो शाहपुरा में पड़ता है और कर्म भूमि रही है कोटा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक हुई है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना हुई है जिसका नाम क्या है? चेतावनी चुंगटिया। ये 1903 में लिखी और इसमें ये जो लिखी है वो किस विधा में लिखी है? ये सोरठे लिखे गए हैं। सोरठे जो दोहों की तरह ही होते हैं, सोरठे। लेकिन इसका नाम चेतावनी चुंगटिया क्यों है? चेतावनी चुंगटिया है एक तरीके कि फतेह सिंह जी जो है उदयपुर के राणा, वो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, है ना, यानी अंग्रेजों की खिदमत के लिए जा रहे थे। उन्हें चेताया है, चेतावनी के चुंगटिया लिखकर केसरी सिंह जी बारहट ने, और दिल्ली दरबार में शामिल होने से उन्हें रोक दिया था, इसलिए चेतावनी चुंगटिया नाम रखा गया है। देखो वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बुलाए गए दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए 13 सोठे लिखे। इनकी संख्या कितनी थी? 13 सोठे लिखे। ये संख्या भी पूछते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी स्पष्ट भावना को दर्शाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट देखिए। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह जी बारहट और अर्जुनलाल सेठी को मुख्य जिम्मेदार माना गया था। अब ये तो चलना ही है। अंग्रेज जो अब एक्चुअली अर्जुनलाल सेठी जी ने तो पूरी फैक्ट्री बना रखी थी क्रांतिकारी बनाने की, और उस फैक्ट्री में जो है केसरी सिंह जी बारहट ने पूरा परिवार दे दिया था, क्रांतिकारियों को समर्पित कर दिया था। तो इन दोनों को मुख्य अभियुक्त जो है अंग्रेजों ने कह दिया था कि यही है मुख्य अभियुक्त, ठीक है। लीजिए आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कल एक कंफ्यूजन आप लोगों के क्रिएट हुआ होगा, जो कक्षा 9 की पुस्तक में भी सुधार की आवश्यकता है। मैंने जो है एज इट इज कक्षा 9 वाली पुस्तक से एक चीज ली थी इसके अंदर, क्योंकि क्लास उसी पे आधारित है तो उसी से जो है कंटेंट, उसी से नोट्स बनाए जा रहे हैं, उसी से स्लाइड्स बनाई जा रही है। अब उसमें जो है एक कंफ्यूजन होता है आप लोगों के, वो है वीर भारत सभा को लेकर। तो मैंने कई बार पहले भी आप लोगों को ये चीजें करवाई है कि वीर भारत सभा और वीर भारत समाज ये दो अलग संस्थाएं हैं। एक तो है वीर भारत सभा, ठीक है, और एक है वीर भारत समाज। वीर भारत समाज, और मैंने इसको याद भी बड़े अच्छे से करवाया है। जो रेगुलर विद्यार्थी हो तो पूछेंगे तक नहीं कि हाँ, क्योंकि कक्षा 9 की जो किताब है उसके अंदर दोनों में वीर भारत सभा दिया है और दोनों के अंदर एक में विजय सिंह पथिक बताया, एक में केसरी सिंह जी बारहट। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या चीज बता रखी है? मैंने आपसे कहा था कि जहां पे भ आए कि वीर भारत सभा आ रहा है, तो यानी कि कौन सी लाइन है? प फ ब भ, ठीक है, यानी कि ब से बारहट और भ से सभा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पे आप क्या ध्यान रखोगे? ये बारहट जी की है, ठीक है, ये जो है ये बारहट जी द्वारा स्थापित है। और जहां पे समाज आए तो इसमें विजय सिंह पथिक है, इसमें विजय सिंह पथिक है। तो यहाँ पे ज से आपको ये ध्यान रखना है और यहाँ से ब और भ का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे आप, इनको ध्यान रखना है। ये व्यवस्थित है एकदम, क्योंकि त्रुटियां इनमें भी है, कक्षा 9 और 10 की किताब में भी है, तो अपने को ध्यान तो रखना पड़ेगा, है ना। तो कल भी जैसे विजय सिंह पथिक में वीर भारत सभा लिखा है, तो मैंने कोई गलत नहीं लिया है, इस पुस्तक में ऐसे दे रखा था इसलिए उसको लिया, लेकिन उसको आप क्या करोगे? समाज कर देना, और यहाँ पे जो है सभा करना है। तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है। इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों को जोड़ने के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। यहां पे वीर भारत सभा एकदम सही है, ठीक है। फिर देखिए परिवार का योगदान। इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। मतलब संपूर्ण परिवार को झोंका है, खुद को भी झोंका है, अपने पुत्र को भी झोंका है, लेकिन जमाता यानी कि जमाई जी होते हैं ना, कंवर साहब, उनको भी जो है क्रांतिकारी बना दिया। बताइए, ये एकमात्र उदाहरण आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा जिस पूरा का पूरा परिवार जो है भारत माता की आजादी के लिए समर्पित हो गया। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सहयोगियों को प्रशिक्षण और इनके निधन और प्रमुख रचनाओं से संबंधित जानकारी पढ़ते हैं। देखो भारत जी ने अपने भाई यानी कि जोरावर सिंह भारत, ये इनके भाई थे जिन्हें अमरदास बैरागी के नाम से भी जाना गया है। क्या कहा गया? अमरदास बैरागी के नाम से भी जानते थे। और इनके पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आसिया, जामाता यानी कि जमाई कान या पामना वे, जामाता यानी ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत शानदार लाइन है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा कि किसके पास भेजा? रास बिहारी बोस के पास अप्रत्यक्ष रूप से भेजा, प्रत्यक्ष किसके पास भेजा? मास्टर अमीरचंद के पास। किसके पास भेजा? ये चीज ये यहां से पूछा जाएगा। मास्टर अमीरचंद याद रखना है अपने को। क्या ध्यान रखना है? मास्टर अमीरचंद के। मास्टर जी के पास में कौन जाते हैं? शिष्य जाते हैं। किस लिए जाते हैं? सीखने के लिए। ये भी सीखने के लिए भेजे थे। इनको किसने भेजा? प्रशिक्षण लेने। बम कैसे बनाए, बम कैसे फेंके, गोली कैसे मारे, है
ये सारी चीजें प्रशिक्षण इसी चीज का था। तो यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए मास्टर अमीरचंद के पास में भेजा गया था। ठीक है, फिर देखिए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले इन क्रांतिकारी कवि ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली, यानी कि इनका निधन कब होता है, अगस्त 1941 के अंदर होता है। और प्रमुख रचनाएं, अब ये जो है आप लोगों के कक्षा 9 में दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी प्रमुख रचनाएं पूछते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए शामिल की है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए। केसरी सिंह जी बारट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, चेतावनी चुंगटिया, ये क्या है, ये सोठ है। ठीक है, फिर और देखिए रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, यानी कि जहां आपको याद रखना, यानी चरित्र चरित्र शब्द आ रहा है पीछे, वो इनकी रचनाएं हैं ज्यादातर। इसके अलावा जगदम्बा श्री कर्णिजीरी प्रार्थना, राजा प्रजा संवाद, भूलन में थारा चरण और अमर सिंह राठौड़, ये भी इनकी रचनाएं। और ये कम पढ़ने में आती है, ये तो फिर भी पढ़ने में आती है पुस्तकों में, ये कम पढ़ने में आती है। तो भाई साहब एग्जामिनर भी क्लास देखे, मैं थान बता दूं, वे प्रश्न बनाई हटू और अंकिल यानी ये तो नॉर्मल है, सब किताबें पढ़ने मिले और एक कम पढ़ने मिले, मैं थाने बता दिया। एग्जामिनर महोदय तो सवाल बनाए तो थे अच्छी तरीके से याद कर ले। ठीक है, क्या याद करोगे, जगदम्बा श्री कर्णिजीरी प्रार्थना ये याद करना, राजा प्रजा संवाद याद करना, भूला न मैं थारा चरण याद करना और अमर सिंह राठौड़ याद करना, ये भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, अब अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए कुंवर प्रताप सिंह जी बारट। प्रताप सिंह जी बारट केसरी सिंह जी बारट के सुपुत्र थे और इनके बारे में भी सवाल काफी पूछे जाते हैं, है ना। देखिए 1893 के अंदर शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह जी को देशभक्ति विरासत में मिली थी। पिता केसरी सिंह जी बारट और चाचा जोरावर सिंह बारट, अभी अपन पढ़ के आए हैं इनके बारे में। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए थे। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए और रास बिहारी बोस का उन पर बहुत ज्यादा विश्वास था। रास बिहारी बोस ने क्या किया था, सशस्त्र क्रांति चलाई थी, सशस्त्र क्रांति का सूत्रपात किया। सशस्त्र मतलब क्या, हाथ जोड़ के कितनी देर अनुनय विनय करें इन अंग्रेजों से, इनको तो ठोक पीट के बाहर निकालना पड़ेगा और इनके पास में अस्त्र शस्त्र तो अपने पास भी होने पड़ेंगे, अपने को सीखना पड़ेगा बम कैसे बनाने, कैसे इनके छक्के छुड़ाने, तो वो सारी ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता था, है ना। तो ये सशस्त्र क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, मास्टर अमीरचंद इनके क्या थे, वास्तव में मास्टर ही थे एक तरीके से। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो हटा दो, देखो बनारस कांड और सजा मिली और बरेली की जेल में यातनाएं मिली, ये जेल से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। अभी हाल ही में बना था अर्जुन लाल सेठी से संबंधित, के वेलोर जेल में किन्हें डाला गया था, अर्जुन लाल सेठी को डाला गया था। ये तो प्रश्न तो अब बना है। मैंने 3 या 3.5 साल पहले जो है जीजीडी फैक्ट के अंदर सभी क्रांतिकारियों को की जेल एक साथ आपको संकलित करके दे दी थी कि फलाने क्रांतिकारी को कौन सी जेल में, इनको कौन सी जेल में, ये सारी तब दे दी 3 साल पहले। प्रश्न आज बना है, फिर वापस जो है चर्चा चलती है, अरे ये प्रश्न तगड़ा बना। तगड़े तो बनते हैं लेकिन आप ध्यान भी तगड़ा दीजिए, आपके लिए तो सारी व्यवस्था कर रखी है। आप यदि व्यवस्थित तरीके से पढ़ लोगे, ध्यान दे दोगे, तो वो तगड़े प्रश्न आप अच्छे से कर पाओगे। तगड़े तो बनने चाहिए प्रश्न, हल्का क्यों बनाओगे। देखो बनारस कांड में सजा मिली इनको। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया। सश्रम कारावास जैसे आप फिल्मों में भी देखते हो, कई बार पुरानी पिक्चरों में देखते थे, अब तो क्या, अमिताभ और धर्मेंद्र और इनकी जब इनको जेल होती थी तो देखो पत्थर तोड़ते वगैरह, यानी कि कोई ना कोई काम साथ में करेंगे, वो सश्रम कारावास। इनको 5 साल की सजा मिली थी। कितनी, 5 साल की सजा यहाँ पे दी गई थी। बरेली जेल में इन्हें भेजा गया था, इन्हें बरेली के केंद्रीय कारागार में बंद किया और यहाँ सहयोगियों का नाम पता करने के लिए अमानवीय यातनाएं दी, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। देखो कितनी यातनाएं दे रहे, बहुत तरीके से जो है यातनाएं दी, मतलब शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहा जहां से खून नहीं निकल रहा हो, इतनी यातनाएं दी इनको। लेकिन कितने, मतलब उस समय इनका साहस देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, आप कल्पना कीजिए तो आपके रोंगटे अपने आप खड़े होने लगेंगे कि आप कल्पना कीजिए इतनी यातनाएं देने के बाद में क्या करना था इनको, कि इनको कहा गया यातनाएं बंद कर दी जाएगी, नाम बता दो 2-4 के, एक का नाम नहीं बताया, एक का भी नाम नहीं बताया। और बाद में तो क्लीवलैंड यहाँ पे कहता है, पुलिस अधिकारी होता है, वो कहता है कि भैया आपकी उम्र तो कम है, क्यों अपनी माता को रुला रहे हो, कि तुम्हारी मां रो रही है। तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरी माता रोती है तो भले रोए, मेरी माता को चुप कराने के लिए मैं देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। ऐसा इन्होंने जवाब दिया था। क्लीवलैंड जो ये पुलिस अधिकारी था, ये भी हतप्रभ हो गया था कि क्या है, क्या युवा है ये, क्या साहस है। और मतलब एक तरीके फैन हो क्लीवलैंड भी। ले स्क्रीनशॉट, देखिए आगे बताता हूं मैं। क्लीवलैंड की चाल देखिए, भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी मगर उन्हें तोड़ नहीं पाए। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तो इनका ऐतिहासिक जवाब क्या आता है प्रताप सिंह बारट का, ये कहते हैं कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी मां को रोने दीजिए जिससे अन्य कोई ना रोए। मेरी मां रो रही है, उन्हें रोने दीजिए, लेकिन सैकड़ों माताओं के रोने का कारण मैं नहीं बन सकता। आपको जितनी यातनाएं देनी है दीजिए, मैं सहन करूंगा, लेकिन नाम जो है एक भी बाहर नहीं आएगा। इन्हीं अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए और हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। मात्र 22 साल की उम्र के अंदर
इतनी यातनाएं सहने के बाद भी एक शब्द तक जो है किसी के बारे में नहीं बताया, और इतनी यातनाएं कितनी दी गई होगी कि बाद में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थे प्रताप सिंह बारट। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद बिश्रा, जिन्हें राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। उपनाम लिख लेना, कक्षा 9 में तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे उपनाम आप लिख लीजिए, इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। ठीक है टाबरों, ओके। अब देखिए राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान के जतिन दास दे रखा है, सॉरी, राजस्थान के जतिन दास कहे जाने वाले बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ है। ये पूछेंगे पीलवा गांव में। अब जतिन दास कहते क्यों है ये सुनिए। जतिन दास भगत सिंह के वह सहयोगी थे जिन्होंने जेल के अंदर जो है अव्यवस्थाओं पे प्रश्न उठाया और भूख हड़ताल करते हुए जो है भाई मतलब स्वर्ग सिधार गए। भूख हड़ताल करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो है अंग्रेजों का ऐसा खराब और अव्यवस्था युक्त जो है खाना उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और ऐसी ही भूख हड़ताल करते हुए राजस्थान के अंदर बाल मुकुंद बिस्सा जो है मृत्यु का वरण कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ठीक है, देखिए इन्होंने नागौर में चरखा संघ, क्या ध्यान रखोगे, नागौर के अंदर चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर देश में स्वदेशी का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, अब देखो ये थे बाल मुकुंद बिस्सा। एक था, मैं राज की बात बताऊं, थे एक चीज नोटिस करी हुई अपने, तो खैर हालांकि आरपीएससी का बैच चलते हुए लगभग 3 महीने, 3 सवा 3 महीने होने आए। ठीक है, 3 महीने तो खरे हैं, इतने तो हो ही गए, क्योंकि अपने ये कोई 65वीं क्लास है, 63 64वीं क्लास है, तो 3 महीने तो हो गए। अभी आप देखोगे अधिकांश जगह जो है आरबीएससी के बैच चल रहे हैं, आरबीएससी की क्लासें चल रही है, बैच चल रही है, किताबें चल रही है ना, सब जगह जो है ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी तरीके से केंद्रित है किस पे, आरबीएससी की 9वीं 10वीं की किताब पे। इस चीज को अपन ने पहले ही भाप लिया था 4 महीने पहले, इसलिए जो है पूरी तरीके से निःशुल्क बैच आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, कि कंप्लीट नोट्स बने, कुछ भी आपको जो है खरीदने की आवश्यकता जैसे नहीं पड़े क्लास के नाम पे, है ना, तो वह चीज आपकी व्यवस्था की। अब ये चीज क्यों मास्टरों द्वारा क्यों चलाई जा रही है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शामिल नहीं हूं, मैं कह रहा हूं मैं भी शामिल हूं। ये मास्टरों द्वारा क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड पूरा इस पे केंद्रित है। अब जैसे ही कोई भी सवाल बनेगा, किसी भी लाइन से बनेगा, किसी भी शब्द से बनेगा, तो हमारे लिए या और भी मास्टर इसमें आगे, ठीक है, हमारे लिए ये कहना आसान हो जाएगा क्या भैया ये रहा सवाल हमने कराया हुआ है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि आरबीएससी में से तो कम से कम कर्मचारी चयन बोर्ड तो वही बना रहा है, तो फिर यहां से तो कम से कम बाहर नहीं जाए, अपने कहने के लिए कुछ तो बचे कि हाँ ये है। ठीक है, तो मेन चीज उद्देश्य वो है। ठीक, तो आ है अपर का, हालांकि 3 साढ़े 3 महीनों बैच चल रहे थे लगातार, जुड़ी उड़ा वो था नहीं ध्यान है। अपर तो यूं है कि किताबा भी थे, अगर पढ़ो नहीं तो किताबों में भी आपने जो है 85-90% सवाल मिले। ठीक है, वो तो थे ही जाना, लेकिन फिर भी जो है आरबीएससी को पढ़ना चाहिए, मूल पुस्तक है, तो अपन ने ये कारवा जो है 3.5 महीने पहले शुरू कर दिया था, अब जाके अलग जगी है। यानी ये क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं ना, तब ये लगता है कि वास्तव में अभी भी जो है क्रांति होती है, अलग जगती है अब भी, लेकिन समय लगता है, धीरे धीरे चीजें समझ में आती है लोगों को कि हाँ इन्होंने जो है उस समय शुरुआत कर दी थी, अब जो है सब सब जगह होने लगा, यानी कि ये क्रांति है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? मेरठ के क्रांतिकारियों से हुई, तो यहाँ पे शुरुआत यहाँ से अपन पहले ही कर चुके थे। ठीक है, मजाक करूं रे, कोई गढ़ाई में नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, सभी कर रहे हैं, तो मजाक का एक विषय है। ठीक है, थे मत कीजिए, मैं वो बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ यार, ये तो अच्छी बात है ना, कर रहा है सबने तो। चलिए स्क्रीनशॉट लो, देखो अब 1942 में गिरफ्तारी होती है इनकी। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान जो है बिस्सा जी को 9 जून 1942 को गिरफ्तार किया है। ठीक है, 9 जून 1942, तारीख याद रखना, भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल भेजा है। अब भैया ये भी ध्यान रखना, यूं भी पूछ सकते हैं कि किस लिए गिरफ्तार किया, तो भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में डाला है। भूख हड़ताल और बीमारी, देखिए जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध इन्होंने लंबी भूख हड़ताल की, और बंदियों के दमन और हड़ताल के कारण बहुत कमजोर हो गए थे और उन पर लू का प्रकोप भी हो गया था। अब पूछ सकते हैं आने वाले टाइम, मैं तो कह रहा हूं भैया एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं है, कटुम प्रश्न बना सके, यूं भी पूछ सके कि कौन से क्रांतिकारी को जो है लू लगी थी, है लू लगने से मृत्यु हुई, ऐसे पूछ सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी क्या पूछा जा सकता है, ये चीज पूछी जा सकती है। फिर देखो लू और खराब स्वास्थ्य के कारण, यहाँ पे स्पेशल जब लाइन दे रखी है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब स्पेशल लाइन दे रखी है लू और खराब स्वास्थ्य के कारण, फिर यहाँ पे कोई कोताही नहीं, आने वाले टाइम में पूछा जाएगा। लू और खराब स्वास्थ्य के कारण 12 जुलाई 1942 को जेल में ही उनका निधन हो गया, और उनकी शहादत की खबर फैलते ही पूरे राजस्थान में भारी जन आक्रोश फैल गया, और उन्हें राजस्थान का जतिन दास कहकर अमर कर दिया गया, क्योंकि जतिन दास ने वहां पे जो है बलिदान दिया था, इन्होंने यहाँ पे बलिदान दिया। एक बात मैं बताऊं आप लोगों के साथ में, जितने तैयारी करने वाले हैं उनसे जो है आप जैसे डिस्कशन करते हो, तो कभी ये पूछ के देखना कि कौन से क्रांतिकारी की लू लगने से मृत्यु हुई, तो जब उसने पढ़ा नहीं होगा तो वो आप लोगों को ये तर्क देगा अगला कि ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। जन है कहो कि कक्षा 9 की किताब के अंदर ऐसे का ऐसे शब्द दे रखा है और हमारे सर ने पढ़ाया है, और आने वाले टाइम में ऐसे प्रश्न पूछेंगे। जब ये पूछ लिया कि कौन से क्रांतिकारी को तोप से उड़ाया, जिसमें जयदयाल का पूछा 1857 की क्रांति के अंदर, तो वो प्रश्न पूछ लिया, तो ये क्यों नहीं पूछ सकते? इसलिए आपको जो है प्रिपेयर रहना है, ऐसी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, आप डिस्कशन करके देख सकते हो कि किसने कितना ध्यान दिया, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 जून, कब
19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया और अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण उसी दिन उनका निधन हो गया। यानी निधन कब होता है? 19 जून को होता है। बिस्सा के निधन पर समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया, जिससे अस्पताल के सामने भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। कितनी बड़ी बात होगी, आप उन उस ये जो है इन क्रांतिकारी का आप कद पता कर सकते हो कि कितना बड़ा कद होगा कि उस समय 1 लाख के लोग जो है मीलों चल के जो है इनके लिए आए हैं, इनकी अंत्येष्टि में भाग लेने। ठीक है, तो ये भाई महान शख्सियत थे बाल मुकुंद बिस्सा, जो जोधपुर से थे। ठीक है, 1942 में आपका निधन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं सागरमल गोपा के बारे में, जो जैसलमेर के क्रांतिकारी है। और अब सब सारे क्रांतिकारी, मैंने कहा ना ये क्लास बहुत आपके लोगों आपके लिए कैसी रहेगी कि जोश बलिदान वाली रहेगी। तो ये सागरमल गोपा को भी अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। इन्होंने क्या किया था, इनकी गलती इतनी थी सिर्फ कि इन्होंने जैसलमेर के जो शासक थे, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उनके जो है सारे राज उजागर कर दिए। क्या है? जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ऐसी पुस्तकें इन्होंने लिखी और उसके अंदर भाई साहब सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। अब हुक्मरानों को कब ये बातें जो अच्छी लगने लगी कि भाई अपने जो है सारे जो राज उजागर हो जाए, नहीं तो बस उनको जेल में डाला और अमानुषिक यातनाएं देने लगे। सागरमल जी गोपा के बारे में मैंने छोटी कक्षाओं में एक पाठ पढ़ा था। उस समय जो है बाल मन था, बहुत भावुक हो गया था, मैं रोया था उस समय क्लास में, क्योंकि सर ने पढ़ाया इस तरीके से। सर ने बताया कि शरीर के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां पे उनके घाव नहीं थे। 10 छिद्र के अंदर जो है मिर्ची का पाउडर भर दिया गया था, फिर जो केरोसिन डाल के आग लगा दी वगैरह। इतनी इतने जबरदस्त, मतलब उसे सुन के और उस समय बाल मन के अंदर पीड़ा महसूस हुई इतनी कि वहां पे मैं जो है क्लास में रो पड़ा था। और वास्तव में इनका बलिदान देख लीजिए आप, कितना जबरदस्त है। देखिए पढ़ते हैं। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन भर अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करने में लगे रहे और उन्होंने वहां की अत्याचारी और निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया। जनता में राजनीतिक चेतना जगाने के साथ साथ शिक्षा के प्रसार पर भी विशेष जोर दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो देखो, जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची उजागर कर रहे हैं और उनकी कटु आलोचना करने के लिए 3 प्रसिद्ध पुस्तकें छपवाई इन्होंने। ठीक है, और जनता मार दी। कौन से? आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। और इन्हीं पुस्तकों के कारण इनको जो है जेल में डाला गया था। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, अब राजकोप का सामना करना पड़ा। राजकोप, कोप यानी कि गुस्सा। ठीक है, राजकोप का सामना करना पड़ा। इस क्रांतिकारी लेखन के कारण तत्कालीन जैसलमेर शासन और राजा के कोप यानी गुस्से का भाजन बनना पड़ा और उन्हें राजद्रोह के झूठे आरोप में 24 मई 1941 को, ये डेट याद रखना सारी की सारी, 24 मई 1941 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जहां उन पर लंबे समय तक अमानवीय और क्रूर अत्याचार किए गए। 1941 में जेल में डाला, याद रखना 24 तारीख थी। ठीक है, फिर देखिए, अत्याचार की सारी हदें पार करते हुए अत्याचारी सत्ता ने अप्रैल 1946 कब जेल में डाला? 41 में जेल में डाला, लगभग 5 साल बाद। अप्रैल 1946 में जेल के भीतर ही उन पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे वे जीवित ही जल गए और देश के लिए शहीद हो गए। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हो, इससे भी आपको समझ में आएगी और डेट भी जब चित्र में यहाँ पे लिखी हुई है तो याद रह जाएगी कि गिरफ्तार कब किया। 5 साल तक इनको यातनाएं दी गई, तरह तरह के सारे शरीर के जो है नखून निकाल दिए गए थे और पूरे घाव हो गए थे शरीर के अंदर, खून रिसता रहता था। और इसके अलावा जो है पूरे शरीर पे जो घाव के बाद में नमक और मिर्ची भरी जाती थी घाव के अंदर। कितनी पीड़ा इन्होंने सही है, कितनी पीड़ा सही, किस लिए सही है? अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सही है। ठीक है, तो ये बलिदान दिया इन्होंने, सागरमल गोपा जैसलमेर के। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। चलिए, अब नाना भाई खाट, जो रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित है, जो कालीबाई से संबंधित है। कालीबाई जो भील बालिका थी, उनके गुरु थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की, स्कूल खोली। स्कूल खोलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो अपने अधिकार जानेंगे, है ना? अपने अधिकार जानेंगे तो सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। इसलिए वहां पे उस समय ये सत्ता नहीं चाह रही थी, राजा नहीं चाह रहे थे कि ये जो है शिक्षा का कार्य करे, तो पाठशाला बंद करने के प्रयास करवाए गए, है ना? तो यही जो है इसके अंदर पढ़ना है आपको। देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना और रियासती अत्याचारों के खिलाफ 1947 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में आंदोलन चलाया। ठीक है, रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, कि मैं जो है शिक्षा का ये दीपक जो है वो जलाकर रखूंगा। ये इन्होंने जो है प्रतिज्ञा ली थी और इन्हीं की शिष्या थी कालीबाई। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए, पूरी की पूरी जैसे पिक्चर चल रही है आप लोगों के सामने। ये स्लाइड्स बड़ी ऐसी है, इनको बनाया इस तरीके से किया है कि इमेजिनेशन आप कर सको, है ना? आप इमेजिन कर सको कि इस तरीके से ये चीजें, ये घटनाक्रम चला है। तो ये बहुत आसान होता है पढ़ने में, याद रखने में। अब देखो क्या हुआ, पुलिस की कार्रवाई होती है। जागीरदार की सूचना पर पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट महारावल का आदेश लेकर 18 जून 1947 को पाठशाला जबरन बंद कराने दल बल सहित आ गए। ये देखो आगे सुपरिटेंडेंट आ गया और दल बल के साथ में ये नाना भाई खाट खड़े और ये दल बल के साथ आ गए बंद कराने के लिए। अब आदेश मानने से क्या करते हैं, नाना भाई ने इनकार कर दिया। यह कहकर आदेश मानने से मना कर दिया कि पाठशाला केवल प्रजामंडल के आदेश से ही बंद हो सकती है, क्योंकि प्रजामंडल के अधीन चल रही थी। तो इन्होंने जो है मना कर दिया। ये कैसा है, ये कैसा लगता है आप लोगों को पढ़ने में? कॉमिक्स के जैसा। कॉमिक्स में ऐसे ही तो होता है,
अपन कितना इंटरेस्ट से पढ़ते थे बचपन में, वही चीज है ये। यहाँ लिखा हुआ पास में चित्र देखते थे, मजा आता था देखिए, वही मैं वही चीज आप लोगों के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज इस तरीके से बैठ जाए कि आप चाह कर भी गलत नहीं कर पाए फिर, ठीक है। हालांकि चाहता कौन है गलत करने के लिए। अब क्या हुआ, निर्मम हत्या की गई, इनकार करने पर पाठशाला के आंगन में भी डंडों और बंदूकों के कुंदों से नाना भाई की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे जो है अत्यधिक घायल होने के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो गए। देखो कितनी पिटाई की गई कि वीर गति को ये प्राप्त हो गए, ठीक है, डंडों से और इनसे मारा गया इन्हें। एक नाना भाई थे और एक थे सेंगा भाई। सेंगा भाई इनके यहाँ पे पढ़ाते थे और नाना भाई पूरा विद्यालय चलाते थे। तो सेंगा भाई को जो है घसीट कर ले जा रहे थे ये जो पूरा दल बल आया ना, ये घसीट कर जो है ले जा रहे थे, तब काली भाई जो घास लेकर आ रही थी खेत में से, तो देखती है तो हंसिया हाथ में था, उससे जो रस्सी को काट देती है, तो उसी समय काली भाई को भून दिया गया था, इन्होंने पुलिस वालों ने भून दिया था। वो आगे पढ़ेंगे, अभी काली भाई भी पढ़ना अपन को, स्क्रीनशॉट लो एक बार। फिर देखिए सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, कहां से संबंध है, झुंझुनू से है, ठीक है। चलिए परिचय पढ़ते हैं। सरदार हरलाल सिंह का जन्म 1901 में झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। वे अशिक्षित थे, फिर भी उन्होंने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया था। अब सक्रिय भूमिका क्या रही है, देखो उन्होंने किसान आंदोलन में, एक प्रजामंडल आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की और राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना, और यही से उन्होंने किसान आंदोलन का सफल संचालन किया है, ठीक है। यानी किसान आंदोलन का ये संचालक रहे हैं एक तरीके से। और क्या बनाया था, विद्यार्थी भवन झुंझुनू, ठीक है। तो ये बना हुआ, ये रहा आपके कॉमिक्स की इमेज। सरदार की उपाधि इन्हें मिलती है उनके इसी कुशल और अद्भुत कार्य के कारण, कुशल और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी। नाम तो क्या था, हरलाल सिंह जी। सरदार की इनको उपाधि दी थी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को भी बारदोली की महिलाओं द्वारा, जिनके लिए उन्होंने प्रयास किए थे, ठीक है, उनके द्वारा यह उपाधि दी गई थी कि आप हमारे सरदार हो, तो इसलिए उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे। यहाँ पे भी इनके नेतृत्व के कारण इनको भी सरदार की उपाधि दी गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, नीम का थाना सीकर से थे ये। कहां से थे, नीम का थाना कहां पे आया हुआ है, सीकर के अंदर है, ठीक है। फिर देखिए स्वाधीनता संग्राम में समर्पित, देखो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ, 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई है और इसके बाद की शिक्षा सांभर और कानपुर में हुई। क्या पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले वर्धमान विद्यालय के अंदर, फिर बाद में जो है सांभर और फिर कानपुर के अंदर। चौधरी जी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में सक्रिय कार्य किया। इसके बाद 1930 में मुख्य स्वाधीनता आंदोलन में ये शामिल हो गए थे, ठीक है। 1930 से 47 तक राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार भाग लेने के कारण ये कई बार जेल गए। उस समय के क्रांतिकारी जेल बहुत बार जा चुके थे, क्योंकि जो है अंग्रेजों का बस नहीं चलता, क्या करते ज्यादातर आंदोलन रुकवाने के लिए जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको जेल में डाल देते थे। तो यहाँ पे दुर्गा प्रसाद चौधरी जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। डाबरो स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ा। देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका योगदान बहुत रहा है। देश सेवा के साथ साथ इन्होंने निष्पक्ष पत्रकार के रूप में समाज की एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध समाचार दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। और मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस लाइन को, ठीक है। दैनिक नवज्योति का, देखो अजमेर और जयपुर से प्रकाशित, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी की पूरी कॉमिक्स वाली फील आती है, पूरी की पूरी कॉमिक्स वाली ही फील आती है इन स्लाइड से, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। यदि थंका कोई टावर भी देखी न तो मानो मजा आए, उनको भी लगेगा कि अरे सब तो कॉमिक्स पढ़ाने लग गए, अरे मम्मी हम भी पढ़ेंगे, पापा हम भी पढ़ेंगे, ऐसा माहौल बन जाता है घर में। और काफी सारे कमेंट आते हैं अपने पास में, जो हमारे यहाँ के मतलब जीजीडियंस है, जो विद्यार्थी इस चैनल के, उनके बच्चे भी हमारे विद्यार्थी बन रहे हैं, वो भी बढ़िया इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। 8 बजते मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मम्मी चलो क्लास देखते हैं, आपके सर आ गए, ये आ गए। तो काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि यदि मुझे देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं, ये तो मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे देख रहे हैं और इसके अलावा कोई फालतू की जो है रील वगैरह नहीं देख रहे, तो यानी कि वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। यदि मेरी रील भी देख लेंगे, ठीक है, कि मेरी कोई रील भी देख रहे हैं, तो मैं या तो सीड्स बॉल बना रहा हूँ, या फिर मैं किसी पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ, या मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ, या मैं 1 मिनट शो दे रहा हूँ, या मैं कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, तो मैं कभी भी जो है अन्य इन्फ्लुएंसर के जैसे वो सिर्फ रील बनाने के उद्देश्य से वो नहीं करते, कुछ ना कुछ सीखने लायक चीज ही उसमें मिलेगी। तो बच्चा देखेगा तो कम से कम अच्छी बात सीखेगा, ये बात की तो गारंटी है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा। जानकी देवी बजाज, अब क्या है यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि अब महिला व्यक्तित्व भी इसके अंदर आ गए। जानकी देवी बजाज, देखिए लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ पे इनका जन्म होता है 1893 ईस्वी में। जावरा कस्बा है मध्य प्रदेश का, वहां पे इनका जन्म है, मध्य प्रदेश का जन्म है, ठीक है। देखिए 1902 ईस्वी में जमनालाल बजाज के साथ में विवाह होता है और विवाह के बाद ये ससुराल वर्धा में रहना पड़ा इनको, ठीक है। यानी कि ये भी ध्यान रखें कि इनका ससुराल कहां था, वर्धा था। यानी कि ये भी ध्यान रखें जमनालाल बजाज कहां से थे, वर्धा से थे, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहले रूढ़िवादी यानी जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी इन्होंने, और जिसके बाद खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सके, क्योंकि उस समय महिलाओं का सत्याग्रह में भाग लेना
आज के समय में भी कठिन हो जाता है, तो उस समय तो मतलब बहुत कठिन था। तो इन्होंने जो है ये जो सामाजिक रूढ़िवादिता वगैरह थी, इनको जो है तिलांजलि दे दी, इनको त्याग दिया कि ये यदि किया तो देश को आजाद कैसे करवाएंगे। तो वो सब करके और फिर जो है स्वाधीनता आंदोलन के अंदर कूद पड़ी। देखिए जमनालाल बजाज के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया इन्हें, और 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षा चुनी गई है। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से प्रश्न बनते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए इनके बाद में पढ़ते हैं अपन अंजना देवी चौधरी। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्तित्व चल रहे हैं भाई, कहीं भी स्किप करने लायक नहीं है। देखिए वर्ष 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में जन्म होता है। आप देखो यहाँ पे आप लोग जैसे पढ़ोगे कि अंजना देवी चौधरी, तो यहाँ पे चौधरी देखते हो, फिर ध्यान रखना कि आपको यदि पूछ लिया कि इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था, तो अच्छे अच्छे गच्चा खा जाएंगे। इनका जन्म होता है मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में। वर्ष 1911 में रामनारायण चौधरी के साथ विवाह हुआ और अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में ही पर्दा प्रथा का त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प ले लिया आपने। ठीक है, फिर देखिए मेवाड़ और बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता का और तथा समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। कब? 1921 से 1924 के दर्मियान। कहा, यह ध्यान रखना, मेवाड़ और बूंदी की महिलाओं को जागृत किया है। ठीक है, फिर देखिए चाहे दलितोत्थान हो या इसके अलावा अन्य रचनात्मक कार्य हो, इन्होंने हर जगह अपने पति का भरपूर साथ दिया है, पति को पूरा सहयोग किया इन्होंने। इनको रामनारायण चौधरी साहब को। और ये देखिए कि ऐतिहासिक गौरव क्या, ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, और इससे प्रश्न बन चुका है इस लाइन से। ठीक है, पहली महिला अंजना देवी चौधरी गिरफ्तार होने वाली समस्त रियासती जनता के अंदर पहली महिला क्रांतिकारी रही है। ठीक है, ले उठा ब्रो, स्क्रीनशॉट ले, देखा आगे बेटा। ठीक है, फिर देखो रतन शास्त्री या फिर रत्ना शास्त्री भी लिखा हुआ मिलेगा। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश के अंदर, और रघुनाथ जी व्यास के यहाँ जन्म होता है। अब वैसे पढ़ने बैठोगे तो आप रतन शास्त्री के पिताजी का नाम कभी याद भी नहीं करोगे या पढ़ोगे भी नहीं, लेकिन अपन जब आरबीएससी की बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे तो फिर बहुत तगड़े तरीके से, और आरबीएससी की बुक्स में भी ऐसे देखते हो तो वहां पे ध्यान नहीं जाता। यहाँ पे क्योंकि नोट्स मेकिंग पैटर्न ही ऐसा बनाया है, जन्म परिवार को अलग ले लिया अपने, विवाह शिक्षा को अलग ले लिया, आंदोलन में भूमिका को अलग लिया, तो अपने आप ध्यान जाता है। तो क्या ध्यान जाना चाहिए कि खाचरोद के अंदर जन्म हुआ है। ठीक है, और रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ है। देखो इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ, और सन 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान और जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया है। वनस्थली विद्यापीठ बनाई ना टॉप के अंदर, वहां पे इन्होंने पूरा ही जो है सहयोग दिया है। देखो आंदोलनों की भूमिका क्या रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जयपुर प्रजामंडल में भूमिका निभाई है और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी भूमिका निभाई है रतन शास्त्री यानी रत्ना शास्त्री ने। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अब पढ़ते हैं अपन रमा देवी। इनका जन्म का होता है जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर पे जन्म होता है, और मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया था इनका, और 11 वर्ष की उम्र में तो ये विधवा हो गई थी उस समय, है ना। क्या ध्यान रखोगे, 11 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी। फिर क्या किया इन्होंने, पुनर्विवाह किया। बाद में गांधीवादी विचारधारा रखने वाले लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ, और विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें किसकी बात हो रही है, रमा देवी की बात हो रही है, और रमा देवी से भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो लादूराम जोशी से इन्होंने पुनर्विवाह किया था, ध्यान रखना 7 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था इनका। आगे और बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो अब यहां से प्रश्न बन चुका है आपके, यहां से बना है जेल यात्रा से प्रश्न बना है। देखो पंडित लादूराम जोशी की पत्नी के रूप में वर्ष 1931 ईस्वी में बिजोलिया चला गई, जहां पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और जब अंग्रेजों ने इन्हें बिजोलिया से निकल जाने के लिए कहा, तब इनका दृढ़ जवाब क्या था। इनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, इन्होंने स्पष्ट कहा था। और इस दौरान वहां के कोतवाल ने इन्हें अपमानित किया और इनकी पिटाई की, किंतु ये अपने फैसले पर दृढ़ रही कि बिजोलिया किसान जितने भी हैं बिजोलिया के, उनके साथ में ये अड़िग रूप से खड़ी रहेगी। अब देखिए वर्ष 1930 में 30 और 32 में आयोजित सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गई, और ये ऐसे की ऐसे लाइन से 2 बार प्रश्न बना है इसी लाइन से कि ऐसी कौन सी क्रांतिकारी थी जो 1930 और 32 में आयोजित सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जेल गई थी। ऐसे की ऐसे लाइन बनी है, और ऐसे का ऐसे आपको ध्यान रखना है, यहां से बनी है। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। ओके, अब देखो काली बाई का वापस पढ़ते हैं अपन ने जब जो है नाना भाई खांट पढ़ा था, अब काली बाई पढ़ते हैं वापस। देखिए डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की निवासी और जाति से भील कन्या थी, जो रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। अब जून 1947 की घटना है, डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट बदल बल से वहां पहुंचे, जो अभी अपन ने पढ़ाई है। ठीक है, पाठशाला बंद करने को कहा, 24 सौंपने के आदेश दिए, लेकिन नाना भाई खाट ने मना कर दिया। उनकी इतनी पिटाई की कि उनकी मृत्यु वही हो जाती है, और अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। देख ये रास्तापाल के अंदर पड़ रही है भील वाली का यहाँ पे। फिर महारावल का आदेश लेकर आते हैं कि बंद करो, नहीं की तो नाना भाई खाट की पिटाई की, इनकी मृत्यु हो गई, और सेंगा भाई को जो है
ट्रक से बांध के जो इनके ये लेके आए थे उससे बांध के घसीट कर ले जा रहे थे। ठीक है, आगे क्या होता है फटाक से स्क्रीनशॉट लो। आगे भाई साहब देखिए कालीबाई का साहस। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई उस समय अपने खेत से घास काटकर लौट रही थी। ठीक है, कालीबाई घास काटकर लौट रही थी और देखती है कि सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीट रहे हैं और कहती है मेरे गुरुजी को कहां लेकर जा रहे हो, चिल्लाने लगी। ठीक है, सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखकर चिल्लाने लगी मेरे गुरुजी को कहां लेकर जा रहे हो, और ट्रक को रुकते देखकर सिपाहियों ने चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगाबाई के कमर से बंधी रस्सी को काट दी। उसने क्या किया, कमर के बंधी रस्सी को काट दी और रस्सी काटते ही पुलिस की गोलियों से कालीबाई को छलनी कर दिया गया। पुलिस ने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चला दी, रस्सी काटते ही गोलियां चलाई गई और कालीबाई को छलनी कर दिया। कब की बात है ये, 18 जून 1947 की बात है। अपने गुरु को बचाने के प्रयास में अंततः कालीबाई 20 जून 1947 ईस्वी को अपना दम तोड़ देती है। यानी गोलियां मारी है 18 जून 1947, निकट के अस्पताल में ले गए, 20 जून को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, रास्तापाल के अंदर कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। तो पूरा आप लोगों को घटनाक्रम इससे समझ में आ जाएगा। डेट याद रखना 18 जून और 20 जून। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरी देवी शेखावटी किसान आंदोलन की ये प्रखर नेता रही है। ठीक है, देखिए सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। कटराथल महिला सम्मेलन 1934 जिसमें 10,000 महिलाएं थी और उनका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। उत्तम वक्ता का जो है रोल निभाया था, प्रखर वक्ता थी उत्तमा देवी और इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए 1934 की बात है। ठीक है, सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से प्रश्न बनेगा। फिर इस दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। ये पूछ सकते हैं कि भाई कटराथल का महिला सम्मेलन क्यों आयोजित किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था। ठीक है, और यह सम्मेलन किशोरी देवी की अध्यक्षता में वर्ष 1934 में आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।